डेफ़िसिट या तिजारती खसारा उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है जब किसी भी मुल्क की इम्पोर्ट्स ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं। किसी भी ख़ास ड्यूरेशन में 2 ममालिक के दरमियान तिजारत के दरमियान अदम तवाज़ुन को तिजारती खसारा कहा जाता है। एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि क्या तिजारती खसारा तमाम ममालिक के लिए एक बुरा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है या सिर्फ़ ये पाकिस्तान की हद तक तो एक बहुत ही बुरा इकोनॉमिक इंडिकेटर समझा जाता है, लेकिन बाकी ममालिक के लिए शायद इसकी इम्प्लीकेशन इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। यही एक सवाल पूछा गया था जब हमने ट्रेड डेफ़िसिट को पीएमएलएन और पीटीआई के तनाज़ुर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कि ऐसा क्यों है कि इंडिया के ट्रेड डेफ़िसिट में इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा होने के बावजूद उनके एक्सचेंज रेट के ऊपर उनकी जो करेंसी है, उसके अंदर डिवैल्यूएशन ज़्यादा नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान के केस में जैसे-जैसे हमारा ट्रेड डेफ़िसिट बढ़ा है, जैसे-जैसे हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट बढ़ा है, पाकिस्तान के अंदर जो एक्सचेंज रेट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, बहुत ज़्यादा वज़न पड़ा, बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ा, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन देखने को मिली पाकिस्तान की करेंसी के अंदर। इस फिनोमेना को समझने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वक़्त मौजूद ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मौजूद कुछ फाउंडेशन के असूल हैं, उनको समझ लें। पहला असूल ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम ये कहता है कि किसी भी कमोडिटी की, किसी भी सर्विस की, किसी भी करेंसी की जो प्राइस है, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी के असूल से डिटरमिन होनी चाहिए। अब सवाल ये पूछा जाता है कि अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल से हम सर्विसेज की, गुड्स की और करेंसी की प्राइस को डिटरमिन होने की आज़ादी दे देंगे, तो होगा ये कि प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएँगी, क्योंकि कोई भी बिज़नेस अपने प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ किए बगैर ऑपरेट नहीं कर पाएगा। और अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी, सब्सिडी नहीं दी जाएगी और कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करके प्राइसेस को एक सर्टेन लेवल के ऊपर रोका नहीं जाएगा, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो एक मसले की तरफ निशानदेही ज़रूर करता है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि जो रिज़ल्टिंग इन्फ्लेशन है, उसका क्या किया जाए? तो उनका जवाब ये होता है कि देखिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल है कि जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, लोगों का लाइफ़स्टाइल बढ़ता है, तो मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन करना चाहिए कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, किसी भी सर्विस की प्राइस क्या होगी। दूसरा असूल ये कहा जाता है कि जिस तरह से बाकी कमोडिटीज़ की प्राइस के लिए फ्री मार्केट इकोनॉमी का प्रिंसिपल ऑपरेट करता है, इसी तरह से जो करेंसी है, लोकल करेंसी की जो शरह तबादला है, जो एक्सचेंज रेट है, इसमें भी कोई भी रियासत इंटरवीन ना करे और अगर किसी वजह से मार्केट फोर्सेस ये डिटरमिन कर रही हैं कि करेंसी की प्राइस के अंदर डिवैल्यूएशन होनी चाहिए, तो रियासत को इसके अंदर कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर फिर वही सवाल पूछा जाता है कि अगर आप अपनी लोकल करेंसी को डिवैल्यूएट होने देंगे, इससे आपका इम्पोर्ट बिल लोकल करेंसी के अंदर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के केस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, तो हमारा इम्पोर्ट का जब बिल बढ़ेगा और जो एनर्जी के तमाम सोर्सेज़ हम इम्पोर्ट करते हैं, तो वो एडजस्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इसका भी जवाब वो यही देते हैं कि देखिए ये तो पार्ट एंड पार्सल है, जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन कोई रियासत करेगी, तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल की वायलेशन कर रही है। तो बुनियादी तौर पे उनका जो टोटल स्टांस है, जो टोटल नज़रिया है मार्केट फोर्सेस के हवाले से, वो ये है कि चूँकि रियासत डिसीजन मेकिंग में इनएफिशिएंट होती है और जब फ्री मार्केट इकोनॉमी को ऑपरेट करने के अंदर कोई हिंड्रेंस क्रिएट की जाएगी, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप अपने जो माशी सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको एक प्रोटेक्टेड इकोनॉमिक सिस्टम बना देंगे, प्रोटेक्शन लगा देंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन हासिल है, सब्सिडी की शक्ल में। टेक्सटाइल को हासिल है, खाद के कारखानों को हासिल है, इसके अलावा और बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनको रियासत ने प्रोटेक्ट किया हुआ है सब्सिडी देके, एनर्जी के सस्ते सोर्सेज़ देके। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, जो आईएमएफ से मोटिवेटेड या उससे इंस्पायर्ड इकोनॉमिस्ट हैं, आईएमएफ से जो इंस्पायर्ड हैं, जो वाशिंगटन कंसेंसस से इंस्पायर्ड हैं, वो ये कहते हैं कि चूँकि रियासत ने आपकी लोकल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है,
इस वजह से आपकी इकोनॉमी इनएफिशिएंट है, क्योंकि रियासत की प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगी, रियासत को अपनी सब्सिडी खत्म करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं इन दोनों बुनियादी फाउंडेशन को समझने के बाद इस कमेंट की तरफ कि इंडिया और पाकिस्तान के मारूजी हालात के अंदर कौन सा ऐसा जौहरी फर्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए तो ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है उसकी लोकल करेंसी के ऊपर और डिवैल्यूएशन होती है, लेकिन इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना उसकी लोकल करेंसी के ऊपर इतनी बुरी तरह से इम्पैक्ट नहीं करता। इसको समझने का एक ज़ाविया नज़र ये हो सकता है कि एक तो बुनियादी फ़र्क है इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम और पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम में। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, वो उसी तरह से राइज है, जिस तरह से हमें IMF कहता है, जिस तरह से हमें अमेरिका कहता है। जबकि इंडिया ने उसके अंदर काफ़ी सारी मोडालिटीज़ के अंदर तब्दीली कर रखी है और इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम, चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम और रशिया का इकोनॉमिक सिस्टम ये समवॉट सिमिलर है, जिसके अंदर स्टेट की बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की इंटरवेंशन मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे खुल खेलने की आज़ादी नहीं है और रियासत वहाँ पे बुनियादी जो इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर है, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें इंटरवीन करती है। इसको इस तरह समझें कि जब भी कोई मल्टीनेशनल इंडिया के अंदर ऑपरेट करने आती है, तो इंडिया का जो सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है, वो इंडिया के अंदर इंस्टॉल करें। और जब कोई सर्विस सेक्टर की कंपनी आती है, तो उसको भी कहा जाता है कि आप अपना सेटअप इंडिया के अंदर लगाएँ। जैसे फेसबुक का भी सेटअप इंडिया के अंदर है, व्हाट्सऐप का भी सेटअप इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और शायद आप लोगों के लिए नई बात हो कि जो कोका कोला और पेप्सी कोला का जो सीक्रेट है, फ़ॉर्मूला है, जो कंपोज़िशन है, वो किसी को नहीं पता कि जो कोक और पेप्सी बनती है, इसमें कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन-कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, कौन-कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको मिलाया जाता है और कोक और पेप्सी बनती है। तो जब इंडिया के अंदर इन्होंने लॉन्च करना था कोक और पेप्सी ने, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप अपना फ़ॉर्मूला हमारे साथ शेयर करें और अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंडिया के अंदर लगाएँ। पाकिस्तान के अंदर जो आपने अगर नाम देखा हो तो लिखा होता है रियाज़ बॉटलर्स। जो और इसी तरह से शमीम बॉटलर्स, पाकिस्तान के अंदर बॉटलिंग होती है। बना-बनाया फ़ॉर्मूला आता है, उसको सिर्फ़ कार्बोनेटेड वाटर की शक्ल में ट्रांसफ़र किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर कोक और पेप्सी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ उनकी बॉटलिंग होती है। तो ख़ैर पेप्सी और कोक ने इंडिया की वो बात नहीं मानी और काफ़ी अरसा ये नेगोशिएशन चलती रही और उसके बाद फिर इंडिया ने उनको अलाउ कर दिया कि आप इंडिया के अंदर अपना बिज़नेस ऑपरेट करना शुरू कर दें। तो मकसद ये है कि इंडिया जब भी किसी भी ग्लोबल जायंट को अपने मुल्क के अंदर लाता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करता है कि आप यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री लगाएँ, लोकल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और उसके बाद इंडिया की मार्केट के अंदर आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। पाकिस्तान के केस में क्या होता है? पाकिस्तान के केस में ये होता है कि चूँकि हमारी लोकल इकोनॉमी और लोकल इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि हम किसी इस तरह के बिज़नेस को, इस तरह के वेंचर को यहाँ पे सक्सेसफुली ऑपरेट करा सकें। तो अगर हम पाकिस्तान का देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, बिजली की शॉर्टेज का मसला हो, तो हम कहते हैं सीपेक लगा दो, चाइना के हमें लगा दें। कनेक्टिविटी का मसला है, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बनानी है, तो कोरिया की कंपनी आके लगा दे। इसी तरह से हमने मेट्रो बस बनानी है, हमने ऑरेंज ट्रेन बनानी है, तो तुर्की की कंपनी आके लगा दे। लाहौर के अंदर सफाई का मसला है, तुर्की की एक कंपनी आए और लाहौर की सफाई कर दे। तो एक जो जौहरी फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो ये है कि जो कैपेसिटी ऑफ द लोकल इकोनॉमी है टू रिस्ट्रिक्ट और जो रेजिस्टेंस शो करने की कैपेसिटी है, वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बहुत कम है। और दूसरा जो साइज़ ऑफ द इकोनॉमी है, वो बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे आप इस तरह समझ लें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 379 कंपनीज़ का जो टोटल वॉल्यूम है, जो टोटल मार्केट कैप है, वो 48 बिलियन यूएस डॉलर है और इंडिया की जो टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज़, उस अकेली एक कंपनी का जो मार्केट कैप है, जो वैल्यूएशन है, वो पाकिस्तान की टोटल स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा है। तो जो कैपेसिटी और द साइज़ ऑफ द बिज़नेस है, साइज़ ऑफ द इकोनॉमी है, वो इतना बड़ा है, उसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस है कि वो किसी भी इस तरह के मैसिव शॉक को एब्ज़ॉर्ब कर पाती है।
और आखिरी बात जो मेरा ख़्याल है सबसे अहम बात है वो ये है, जिसके ऊपर मैं पहले भी कई दफ़ा बात करता रहता हूँ कि किसी भी रियासत के पास ये राइट होना चाहिए, ये प्रोगेटिव होना चाहिए कि उसकी लोकल करेंसी की जो शरह तबादला है, जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा? ये रियासत का बुनियादी हक है। लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम को प्रमोट करने वाले ये समझते हैं कि रियासत का तो रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि रियासत इनएफिशिएंट है, वक़्त पे फैसला नहीं कर सकती। इस वजह से इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर चूँकि फैसला साज़ी ही क्रिटिकल फैक्टर होता है, तो मेरे ख़्याल में इंडिया का ये जो एक्सचेंज रेट के हवाले से एक सर्टेन स्टांस है, उसके दोनों पहलुओं को देखने की ज़रूरत है कि चूँकि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी है टू अब्ज़ॉर्ब दिस शॉक और दूसरा चूँकि वहाँ पे एक स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिस्टिक सिस्टम है। इंडिया के अंदर कैपिटलिस्टिक सिस्टम उस तरह से नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पे स्टेट ओन्ड कैपिटलाइज़ेशन होती है और जो न्यो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर जैसे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है, वेस्ट के अंदर ऑपरेट करता है, इंडिया, चाइना और रशिया के अंदर न्यो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर की ये फाउंडेशन उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पाते। तो मेरा ख़्याल है जो उमर ने सवाल पूछा था, उसको मैंने अपनी समझ के हिसाब से एड्रेस करने की कोशिश की है और मेरा ख़्याल है कि मैं उनके सवाल को सही समझ पाया हूँ और सही तरह से एड्रेस कर पाया हूँ। अगर आपका कोई फीडबैक हो, तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।